वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के 10वें लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर देखा था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने कुछ प्रेडिक्शन भी किए थे। प्रेडिक्शन ये किया था पहला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। कैसे, वो भी एक्सप्लेन किया था हमने। दूसरा प्रेडिक्शन हमने ये किया था कि डेफिनेट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी क्या लगेगा, डेफिनेट लगेगा। वो स्टेटमेंट हमने तैयार किया था, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज अ डिफरेंट। फ्रैक्शन बोलो या परसेंटेज बोलो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज फ्रैक्शन रिएक्ट होगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो उसके लिए हमने ग्राफ निकाला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस नंबर ऑफ टीएप्स। तो ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये जो लाइन है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस नंबर ऑफ टीएप की, ये एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इंटरसेक्ट करेगी तो कहां पे, इनफाइनाइट टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम के बाद ही कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0 होगा। बराबर है। अगर कोई रिएक्शन परफेक्टली फर्स्ट ऑर्डर है तो कभी भी खत्म नहीं होगी, उसे खत्म होने के लिए क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है ये कभी खत्म न होने वाली प्रोसेस है और कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस नंबर ऑफ टीएप को प्लॉट किया था। तो पहले टीएप में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया तो आधा बच गया। अब दूसरे टीएप के लिए ये 0/2 ये कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल वाला। अब दूसरे टीएप में इसका आधा रिएक्ट हो जाएगा, A0/2 का आधा मतलब कितना, A0/4 रिएक्ट होगा तो बचेगा कितना, A0/4। अब तीसरे टीएप के तरफ जाएंगे तो तीसरे टीएप के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका आधा रिएक्ट होगा, A0/4 का आधा होता है A0/8, तो A0/8 बचा और A0/8 रिएक्ट हुआ। चौथे टीएप के लिए जाएंगे हम तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0/8, तो चौथे टीएप में कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट होगा, आधा। कितने का आधा, A0/8 का, तो A0/8 में से A0/16 रिएक्ट हो जाएगा और A0/16 बचेगा। तो यहां पे जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गिवन नंबर ऑफ टीएप। तो फर्स्ट टीएप के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, A0/2, मतलब ये किसकी वैल्यू है, AT की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, AT की। तो फर्स्ट टीएप के बाद AT की वैल्यू कितनी है, A0/2। सेकंड टीएप के बाद AT की वैल्यू कितनी है, A0/4। A0/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A0/2 A0/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A0/2 तीसरे टीएप के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, A0/8 बचा है। A0/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A0/2 समझ में आया आपको। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 चौथे टीएप के बाद कितना रिएक्टेंट बाकी बचा है, A0/16, इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बाकी बचा है। तो AT की वैल्यू होगी A0/16। A0/16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A0/2 तो जब हम 2 की पावर को देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये किसके साथ मेल खा रही है, नंबर ऑफ टीएप के साथ। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर से मैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर nth नंबर ऑफ टीएप, तो क्या करूंगा, फर्स्ट टीएप के बाद कितना बचा है, A0/2 सेकंड टीएप के बाद कितना बचा है, A0/2 थर्ड टीएप के बाद कितना बचा है, A0/2 फोर्थ टीएप के बाद कितना बचा है, A0/2 फिफ्थ टीएप के बाद कितना बचेगा, A0/2 तो ऐसे nth नंबर ऑफ टीएप हो गए। तो आफ्टर nth नंबर ऑफ टीएप हाउ मच रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, A0/2 where n is number of turns of टीएप। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिला ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर से, AT इज इक्वल टू A0/2n, वेयर n क्या है, n ऑर्डर नहीं है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टीएप है। डू यू गॉट इट। तो हमें पूछा जाएगा कि फोर्थ टीएप के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, तो हम यहां AT निकालेंगे, A0 की वैल्यू रखेंगे और 2 निकालेंगे। 8 टीएप के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, तो 8 टीएप के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, तो क्या करना पड़ेगा, A0/2 करना पड़ेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टीएप की वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर nth नंबर ऑफ टीएप।
तो इस तरह से एक फार्मूला तैयार हुआ, AT इज इक्वल टू A0/2 टू द पावर n। समझ में आए? तो nth नंबर ऑफ टी के बाद कितना रिएक्टेंट बाकी बचा है हम ये निकाल सकते हैं, और ये भी हमने रिलेशन ढूंढ लिया। कैसे? इस ग्राफ पर से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस नंबर ऑफ टन्स ऑफ टी से। तो एक बार फार्मूला देख लीजिए, क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर n नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू A0/2 टू द पावर n, where A0 is the initial concentration and AT is a concentration left after n number of T। तो एक फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये फार्मूला यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम अपना क्या कर सकते हैं भाई, 5 टी के बाद कितना बचेगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, समझो 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 दिया हुआ है, इकड़े पाए रे 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि 5 टी के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा। तो पहले टी के बाद कितना बचेगा? आधा रिएक्ट होगा, मतलब आधा बचेगा। दूसरे टी में कितना बचेगा? आधा रिएक्ट होगा, मतलब 25 बचेगा। तीसरे टी में कितना रिएक्ट हो जाएगा? जितना बचा था उसका आधा, मतलब 12.5 रिएक्ट होगा, तो 12.5 बचेगा। चौथे टी के बाद कितना बचेगा? 6.25। पांचवें टी के बाद कितना बचेगा? तो 6.25 के आधा कितना होता है? 3.125। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, परसेंटेज में निकालना है तो, और फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करना है? पहले टी में 1/2, दूसरे टी में 1/4, तीसरे टी में 1/8, चौथे टी में 1/16, पांचवें टी में 1/32, सिक्स्थ वाले टी में 1/64। तो ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड है। चौथे टी के बाद इतना बचेगा, पांचवें टी के बाद इतना बचेगा, सिक्स्थ वाले टी के बाद इतना बचेगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में भी वो लिख सकते हैं। तो ये AT का ये फार्मूला यूज करो, या तो फिर ये परसेंटेज वाला, या फिर फ्रैक्शन वाला ये यूज करो, जो भी आपको आसान लगेगा वो आप यूज कर सकते हो। आपको पूछा जाएगा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 7/8 रिएक्शन। अब 7/8 इतना रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा, ये पूछा जाएगा, और टी की वैल्यू दी जाएगी, टी की वैल्यू आपको दी जाएगी। अब देखो 8 में से 7 रिएक्ट हो गए तो बच्चे कितने होंगे? 8 में से 7 रिएक्ट हुए तो 8 में से 1 बचा है। तो 7/8 इतना कंप्लीशन हुआ है, तो जरूर 1/8 बाकी बचा है। 1/8 रिएक्टेंट बाकी बचने के लिए कितने टी लगते हैं? 3 टी। तो टी 7/8 का क्या होगा रे फॉर्मूला? 3 टाइम्स टी होगा। मतलब इतना परसेंट कंप्लीशन होने के लिए, इतना फ्रैक्शन कंप्लीट होने के लिए कितने टी लगते हैं? 3 टी लगते हैं। आपको पूछा जाएगा कि टी 15/16 इतना कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 16 पार्ट में से 15 पार्ट रिएक्ट हो गए, 16 पार्ट में से 15 पार्ट रिएक्ट हो गए, तो बचे कितना? 1। 16 में से 1 बचा है, तो देखो 16 में से 1 कहां बचा है? यहाँ पे 16 में से 1 बचा है, मतलब 16 में से 15 रिएक्ट हुए, तो कितने टी लगेंगे? 4 टी लगेंगे। तो इस तरह से टी 15/16 का मैं फार्मूला तैयार कर सकता हूं, टी 7/8 का फार्मूला तैयार कर सकता हूं, टी 3/4 का फार्मूला तैयार कर सकता हूं। टी 3/4 मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टी लगाए? 2 टी लगाए। तो इस तरह से हम फार्मूले तैयार कर सकते हैं इसी ग्राफ पर से, बराबर है। तो आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करो, ये फार्मूला यूज करो, या तो फिर ये वाली अपनी नॉर्मल सी टेक्निक का इस्तेमाल करो। अब हम नंबर ऑफ टी की वैल्यू से हम टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे निकाला है। देखो वापस एक बार निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है? 1 टी लगा है। अब 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टी लगा होगा? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब 25% रिएक्शन बाकी है। 25% रिएक्शन बाकी है, मतलब 75% रिएक्ट हो चुकी है। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितने टी लगे होंगे? 2 टी लगे होंगे, बराबर है। कितने टी लगे होंगे? 2 टी। तो 75% कंप्लीशन के लिए 2 टी लगे। 75% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 3/4।
तो 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा? 2 t-half लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए t-half की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट रहती है, हमने देखा है, और वो इंडिपेंडेंट रहती है किस पर? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। अब उसके बाद पूछा जाएगा 7/8 कंप्लीशन के लिए मतलब t 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना समय लगेगा? अब 12.5 देखो, 12.5% रिएक्टेंट बाकी है, परसेंटेज है तो ऊपर की लाइन देखो, फ्रैक्शन है तो नीचे की लाइन देखो। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 25% बच गया, 2 t-half लगेंगे। अब 12.5% रिएक्टेंट बाकी बचा है, 12.5% रिएक्टेंट बाकी बचा है मतलब 87.5% रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है। तो 87.5% रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इस लाइन पर से हमें पता चल गया कितना टाइम लगा है, 3 t-half लगा है। तो 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना t-half लगा है? 3 t-half। 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगा है? 2 t-half लगा है। अब आगे जाएंगे 6.25 रिएक्टेंट बचा है मतलब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है? 93.25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 6.25 बचा है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? t 15/16, t 15/16 लिखेंगे। 15/16 को हम क्या लिखते हैं? t 93.25%। तो इतना रिएक्टेंट रिएक्ट होने के लिए कितना समय लगेगा? तो हमने यहां पे देखा है कितना समय लगेगा, 4 t-half लगेगा। तो ये एक फार्मूला तैयार हो गया हमारे पास। कितना टाइम लगेगा? 4 t-half लगेगा। तो इस तरह से हमें फार्मूले तैयार करते हैं। तो 75% कंप्लीशन के लिए 2 t-half, 87.5% कंप्लीशन के लिए 3 t-half, 93.25% कंप्लीशन के लिए कितना? 4 t-half। कभी कभी वो पूछते हैं कि 90% कंप्लीशन के लिए कितना t-half लगा होगा? तो 90% कंप्लीशन के लिए टाइम लगता है भाई 3.33 टाइम t-half। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। t75 के लिए, t87.5 के लिए, t90% के लिए, t93.25% कंप्लीशन के लिए, बराबर है। अब आगे भी हम जाएंगे। 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा इन टर्म्स ऑफ t-half? तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा? तो t 99% इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 7 t-half आएगा। ये कैसे आएगा? आप भी कर सकते हो, अब ये आप लर्न ही कर सकते हो। 7 t-half। t 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना t-half लगेगा? तो 10 t-half लगेगा। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करना है? लर्न करना है। तो ये इसी टेक्निक से हम निकाल सकते हैं। आप आगे आगे चले जाओ, आपको ये सारे फॉर्मूले मिलते जाएंगे। तो आपको इसमें से 75% वाला, 87.5% वाला, 90 वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ध्यान में रखना पड़ेगा। 99 एंड 99.9% ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है? 7 t-half। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है? 10 t-half। एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना लगेगा? 3.33 टाइम्स t-half। तो देखिए कुछ बुक्स में 99% कंप्लीशन के लिए उन्होंने गलती से 15 t-half लिया है, बराबर है, सॉरी 10 t-half लिया है। एंड 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना t-half लिया है? 15 t-half लिया है। तो ये गलत है, तो ये फार्मूला आपको यूज करना नहीं है। 99% कंप्लीशन के लिए 7 t-half लेना है एंड 99.9% कंप्लीशन के लिए 10 t-half लेना है। तो ये आपको ध्यान में रखो, कुछ किताबों में 99% कंप्लीशन के लिए कितना बोला है? 10 t-half एंड 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना बोला है? 15 t-half। लेकिन ये रिलेशन गलत है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये परसेंटेज में तो मैंने साथ में क्या किया है? फ्रैक्शन भी लिखा है। तो जब भी ये टाइम के सामने कुछ फिगर लिखा जाएगा उतना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगा यहां पे। तो जब भी ऐसा लिखा जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस मच फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो कितना रहेगा? तो t 63/64। तो आपको क्या करना है? 1/64 कहां बचता है? देखो 1/64 बचा है, मतलब 64 में से 63 रिएक्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए कितने t-half लगे होंगे? करते जाओ आप। 63/64 फ्रैक्शन कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 64 में से 63 रिएक्ट हो गए, मतलब बचा कितना? 64 में से 1। तो इसके 1/64 के लिए कितने t-half लगे? 6। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिंदास
T63/64 कितना है 60 आप, बराबर है। तो आप परसेंटेज के लिए भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन के लिए भी निकाल सकते हो। जब भी टाइम के सामने कुछ फ्रैक्शन या परसेंटेज लिखा जाएगा वो कंप्लीशन का होगा, बराबर है। कंप्लीशन का फ्रैक्शन मालूम है तो बचा कितना वो निकाल सकते हैं। 63/64 रिएक्ट हुआ है तो बचा कितना होगा 1/64 बचा होगा। तो 1/64 बचने के लिए कितने टी आप लगते हैं 6 टी आप लगते हैं। इस लाइन से हमें पता चल गया। तो ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको लर्न करना है, कोट करना है, वहां पे नोट्स पे लिखना है, या फिर आप नोट्स निकाल रहे हो तो वहीं पे आपको क्या करना है नोट डाउन करके लेना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिवन फ्रैक्शन और गिवन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए टाइम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी आप। तो इसमें से जो मैंने फॉर्मूला बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी 90% वाला इंपॉर्टेंट है, टी 75% वाला इंपॉर्टेंट है, 99% वाला एंड 99.9% वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखी है ये बचे हुए रिएक्टेंट की है, मतलब ये सारी वैल्यू किसकी है एटी की वैल्यू है। दिस आर द वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। इतना बाकी बचा है तो रिएक्टेंट कितना रिएक्ट हुआ होगा, 100 में से इतना बचा है तो बाकी का सारा रिएक्ट हुआ होगा। 100 में से 50 बाकी है मतलब 50 रिएक्ट हुआ है। 100 में से 25 बाकी है मतलब 75 रिएक्ट हो गया। 100 में से 1/4 बाकी है मतलब 3/4 रिएक्ट हो गया। ऐसा इसका मतलब है। तो इस पर से हम ये क्या कर सकते हैं फार्मूला तैयार कर सकते हैं। आप ये कोट कर सकते हैं कहीं तो भी, जहां आप नोट्स निकाल रहे हैं यहाँ पे ये फार्मूले लिख दो, मतलब एक काम में आएंगे हमारे। तो AT इज इक्वल टू A0/2⁴n, ये फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर इस तरह से मेथड से भी जा सकते हैं। तो आपको कुछ फार्मूले लर्न ही करके रखने पड़ेंगे ताकि फिर टाइम कम लगेगा, फार्मूला मालूम है तो फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। अब हमें कुछ ग्राफ्स देखने हैं और ग्राफ देखने के बाद उनके स्लोप की वैल्यू भी हमें क्या करनी है कैलकुलेट करते आनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे ग्राफ्स, डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें कौन से ग्राफ स्टडी करने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं। देखो पहला ग्राफ देखा हमें रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है भाई, तो जाहिर है कि ये जीरो की वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसके खिलाफ हम रेट का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमें वेरिएबल चाहिए, तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बदलता है, A0 की AT बदलता है। तो जब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखूंगा तो किसकी वैल्यू होगी AT की। यहाँ पे AT है, ये AT है, ये भी क्या है AT है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये जो है वो किसकी वैल्यू है AT की वैल्यू है। तो हमें पहला ग्राफ देखना है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा देखना है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तीसरा देखना है log टू द बेस 10 A-x वर्सेस टाइम, T½ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड log टू द बेस 10 A/A-x वर्सेस टाइम। तो ये A/A-x क्या है सब कुछ हम देख लेंगे अभी। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, क्या है log टू द बेस 10 वाला 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझो मैंने A0 के जगह पे A मोल पर dm³ रख दिया। A0 की वैल्यू कितनी है A है, ऐसा समझो। इफ A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A मोल पर dm³ एंड इफ इन टाइम T X मोल पर dm³ get reacted in time T X मोल पर dm³ of reactant get reacted, then AT मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड विल बी इक्वल टू क्या होगा रे A-x। पहले कितना था A मोल पर dm³ था कॉन्सेंट्रेशन, इस A मोल में से कितने मोल रिएक्ट हो गए X मोल रिएक्ट हुए, A थे A में से X रिएक्ट हो गए तो बचे कितने A-x। इसलिए मैं A0 के जगह पे A एंड AT के जगह पे क्या लिख सकता हूँ A-x लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 को मैं कैसे लिख पाऊंगा 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A अपॉन A-x, where A is initial concentration of reactant, X is amount of reactant reacted in time T and A-x is amount of reactant left after time T। बराबर है। तो ये तीनों का मतलब समझ में आया। A यानी इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट,
एक्स एन है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन टाइम टी, तो ये माइनस एक्स एन है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर टाइम टी। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या है इक्वेशन? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे भाई? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, वेयर A इज 80। तो ये यानी क्या है? 80 की वैल्यू है। तो ये भी एक डिफरेंशियल रेट लॉ है। इसी इक्वेशन से हमने ये दो तैयार किए थे, बराबर है। तो हमारे पास अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी है फर्स्ट ऑर्डर का एंड डिफरेंशियल रेट लॉ भी है। अब देखिए हमें फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करना है तो हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जिसमें रेट भी होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कहीं पे भी हमें रेट आर नहीं दिखाई देता, मतलब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये दोनों भी इक्वेशन हमारे काम के नहीं है। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिसमें आर भी हो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी हो, एंड जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो। तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे काम में आएगा? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ, आर इज इक्वल टू के। So we know that for a first order reaction R is equal to K, where R is rate of reaction, K is rate constant and A is concentration of reactant, बराबर है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। जनरली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो जो पहले वैल्यू दी जाती है वो किसकी होती है? Y वेरिएबल की वैल्यू होती है, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? X वेरिएबल की होती है। तो जब हमें रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करने के लिए बोला है तो इसका मतलब R क्या है? हमारा Y वेरिएबल है, और X क्या है? हमारा ये क्या है? हमारा X वेरिएबल है। तो हम ग्राफ निकालेंगे, रेट प्लॉट करेंगे Y एक्सिस पर एंड कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करेंगे X एक्सिस पर, बराबर है, बराबर है। अब जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा तो रेट कितना होगा? रिएक्टेंट ही नहीं तो रिएक्शन भी नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो उसका रेट कितना होगा? 0। इसलिए जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा तो रेट भी 0 होगा। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन A की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे रेट भी बढ़ते जाएगा, बराबर है। तो हमने देखा कि रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। किस तरह का ग्राफ मिलेगा? तो मैंने देखा R और A के बीच में क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू K इंटू A। जिन दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ज्या दोघांमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? ग्राफ प्लॉट करायचा है। तो देखो बच्चों, जिन दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है उन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा। R और A के बीच में इक्वेशन सेटअप करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रेडीमेड डिफरेंशियल रेट लॉ हमारे पास है। R इज इक्वल टू K इंटू A, और हमें यहां से पता चलता है जब जब A की वैल्यू बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, जब जब A की वैल्यू कम होगी तो R कम होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये हमें इस इक्वेशन से पता चला। तो जिस दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है उन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन सेटअप करना है। इक्वेशन सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है जिसे हम डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। जैसे जैसे A बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, ये दुगना हुआ तो रेट भी दुगना होगा, ये 3 गुना हुआ तो रेट भी 3 गुना होगा, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। जब A की वैल्यू 0 होगी तो रेट भी कितना होगा? 0। अब एक ग्राफ जो है वो किस तरह से मिलेगा, इसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस मालूम चाहिए। अब देखो R इज इक्वल टू K, ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है। जिस दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना था वो दोनों वेरिएबल यहाँ इस इक्वेशन में देखने को मिलते हैं। R को मैंने प्लॉट किया Y एक्सिस पे, इसलिए R की वैल्यू क्या होगी? Y वेरिएबल की वैल्यू होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हमने प्लॉट किया X एक्सिस पर, तो ये किसकी वैल्यू होगी? X की। तो ये इक्वेशन किसके जैसा दिखाई देता है? Y इक्वल टू mx। जब भी कभी कोई इक्वेशन y इक्वल टू mx इस फॉर्मेट में आता है, इसका मतलब वो लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है, बराबर है। जब भी हमें किसी लाइन का इक्वेशन, किसी ग्राफ का इक्वेशन y इक्वल टू mx इस फॉर्मेट में मिलेगा तो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसलिए जब भी मैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये R यानी y वेरिएबल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यानी x वेरिएबल है, तो K यानी m है, और m यानी क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और इस स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू क्या है? K। मतलब इस लाइन का जो भी स्लोप मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप ऑफ दिस लाइन डायरेक्टली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट,
बराबर है। तो व्हेन वी प्लॉट रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, then the graph is found to be straight line passing through the origin with positive slope equal to k। m की वैल्यू k आई है, m की वैल्यू k है और k का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या है, k है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, इस तरह का ये ग्राफ मिलेगा। तो आपको पूछा जाता है कि व्हेन रेट is plotted against concentration for first order reaction then graph is, तो आपको नीचे ऑप्शन रहेंगे स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। तो आप कौन सा ऑप्शन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप, ये ऑप्शन निकालोगे। तो व्हेन रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन स्लोप ऑफ ग्राफ डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ, नीचे ऑप्शन रहेगा रेट, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन और एक हरी वैल्यू रहेगी। तो आप क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू देता है स्लोप, तो ऑप्शन में से किसे सिलेक्ट करेंगे, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, ये आपको के सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ है भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ऑलरेडी हमने ग्राफ देख लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते वक्त। जब हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम देखते हैं तो देखो ग्राफ कैसे मिलता है, इस तरह से ग्राफ मिलता है। याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन का ये जो ग्राफ है ये कभी भी टाइम एक्सिस को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती है, इट कंप्लीट्स एट इनफाइनाइट टाइम। मतलब ये इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को कहाँ पे, इनफाइनाइट टाइम पे, तो इसको टच नहीं होने देना है। तो व्हेन वी प्लॉट ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम देन वी विल गेट अ कर्व लाइन एंड इट रिमेन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। कर्व है तो इसका स्लोप पॉइंट टू पॉइंट बदलेगा, इसलिए स्लोप बताने में कोई मजा नहीं है, बराबर है। तीसरा ग्राफ हम देखेंगे लॉग ऑफ ए एक्स, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स टू द बेस 10 वर्सेस टाइम। तो लॉग ऑफ ए माइनस एक्स टू द बेस 10 वर्सेस टाइम, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमें इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा। तो देखिए, तो अब हमें नेक्स्ट तीसरा ग्राफ है log टू द बेस 10 a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। तो ये दोनों के बीच में हमें इक्वेशन तैयार करना है। तो k इज इक्वल टू क्या था भाई, 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, बराबर है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे k इंटू टी अपॉन 2.303। log ऑफ a अपॉन b को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस एक्स टू द बेस 10। नहीं लिखा तो भी चलेगा बेस। तो के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस 10 माइनस log ऑफ a माइनस एक्स टू द बेस 10। अब log ऑफ a माइनस एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा। तो log ऑफ a माइनस एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के इंटू टी अपॉन 2.303 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a। तो इस तरह का ग्राफ मिला। देखो, जिस दो वेरिएबल के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना था, उन दोनों वेरिएबल के बीच में मैंने क्या किया है, इक्वेशन तैयार कर लिया है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू इंटू टी लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं। तो जिस दो वेरिएबल के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, उन दोनों वेरिएबल के बीच में मैंने क्या किया, इक्वेशन तैयार किया। अब ये इक्वेशन मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये log टू द बेस 10 a माइनस एक्स मैं y एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहा हूं, टाइम को मैं x एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहा हूं। तो इक्वेशन किसके माफिक दिखाई दे रहा है, तो y इक्वल टू mx प्लस c के जैसे दिखाई दे रहा है। जब किसी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के जैसा आता है तो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जब भी किसी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के जैसा आता है तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब इसका ग्राफ कैसे होगा,
तो log ऑफ a माइनस एक्स टू द बेस 10 वर्सेस टाइम t, ये ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने दोनों के बीच में इक्वेशन तैयार कर लिया है। इक्वेशन को रीअरेंज करके हमें क्या मिला है, log ऑफ a माइनस एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a। तो ये y वेरिएबल की वैल्यू है, t x वेरिएबल की वैल्यू है। तो इक्वेशन किसके जैसा दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब भी किसी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा आता है तो लाइन क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट होती है, लेकिन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर है। तो यहां पे ये y वेरिएबल की वैल्यू है, t यानी x वेरिएबल की वैल्यू है, log ऑफ a ये c की वैल्यू है। c को बोला जाता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिला है, log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log टू द बेस 10 ऑफ a। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस टाइम t, तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, log ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू कितना आएगी रे, 0 माइनस के अपॉन 2.303 इंटू 0 कितना आएगा, 0। log ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, log ऑफ a, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 है तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड भी 0 आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0 तो log ऑफ क्या आएगा ये। इसलिए जब टाइम t इक्वल टू 0 आएगा तो log ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, log ऑफ a, क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू 0 x विल बी ऑल्सो 0। x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी यहाँ पे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बच्चों, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, a वैल्यू भी बढ़ेगी, बराबर है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड भी बढ़ेगा। तो आज टाइम इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड x इंक्रीजेस, और x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये माइनस एक्स की वैल्यू स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाएगी। तो as time increases, amount of reactant reacted that is x also increases, and as x increases a minus x decreases। a minus x डिक्रीज हुआ, नंबर स्मॉल हुआ तो उसका log भी स्मॉल होगा, और इसलिए हमें ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। और इसका स्लोप क्या आएगा, जो m के साथ मैच होगा। m के साथ कौन मैच हो रहा है, ये देखो, log ऑफ a माइनस एक्स y है, t यानी x है, log ऑफ a यानी c है, तो यह मैंने क्या होगा, माइनस के अपॉन 2.303। तो स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस के अपॉन 2.303। तो व्हाट इज k इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2.303 इंटू क्या आएगा, स्लोप। स्लोप नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो when we plot log of a minus x to the base 10 versus time t, then what will be the nature of graph? Straight line not passing through origin with negative slope. What will be the slope? Slope is equal to minus k upon 2.303। या फिर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस 2.303 इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इस तरह का हम इक्वेशन देख सकते हैं। तो ये आपको स्लोप से लर्न करना है, याद रखना है। तो ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस टाइम t कैसे होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। अब उसके बाद देख लेते हैं लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। तो लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम t, ये ग्राफ का नेचर कैसे होगा देख लेंगे। अब जिस दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उन दो वेरिएबल के बीच में हमें क्या करना है, इक्वेशन तैयार करना है। तो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब मुझे टाइम और इस टर्म के बीच में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू क्या है बच्चों, t। तो ये इक्वेशन मैंने सेटअप कर लिया।
देखो मुझे ग्राफ प्लॉट करना था log to the base 10 a upon a minus x वर्सेस टाइम t। तो जिस दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है उन दोनों के बीच में का मैंने इक्वेशन तैयार कर लिया। अब ये पहले कहा गया इसलिए ये y एक्सिस पर प्लॉट करना पड़ेगा और ये बाद में कहा गया तो ये किस पर प्लॉट करना पड़ेगा, x एक्सिस पर। तो इक्वेशन किसके जैसा दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू mx। ये इक्वेशन मैच होता है y इक्वल टू mx के साथ, तो y के साथ a मैच हो रहा है, x के साथ a मैच हो रहा है, तो m के साथ कौन मैच होगा, k अपॉन 2.303। मतलब इस ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा वो क्या आएगा, k अपॉन 2.303 आएगा। मतलब हमें अब पता चल गया कि जो ग्राफ है इन दोनों के बीच में का क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है एंड विथ स्लोप क्या है, k अपॉन 2.303। तो देखेंगे अब ग्राफ प्लॉट करके। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स और यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा टाइम t, बराबर है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों, तो इफ टाइम t इज इक्वल टू 0 देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू 0, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a। देयरफॉर log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स क्या आएगा, log ऑफ a अपॉन a मतलब log ऑफ 1 और वो क्या आएगा 0। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड भी 0 होगा, a माइनस एक्स की वैल्यू a आएगी, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू ये है टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो ये आएगा log ऑफ 1 और log ऑफ 1 क्या होता है 0। इसलिए टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू भी कितने आएंगी, 0 आएगी। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आज टाइम इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड वो भी इंक्रीज होगा and as x increases a minus x डिक्रीज होगा and as a minus x डिक्रीज होगा तो a अपॉन a minus x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। तो when time increases amount of reactant reacted increases, a minus x amount of reactant left behind decreases and a minus x डिक्रीज होगा तो a अपॉन a minus x की वैल्यू बढ़ेगी। a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा तो उसका लॉग भी बढ़ेगा। तो अगेन हमें क्या मिलेगा रे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप कितना आएगा बच्चों, प्लस k अपॉन 2.303। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2.303 इनटू क्या है, स्लोप है। तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको बहुत बार पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राफ बाकी बचे हैं वो मैं कल के लेक्चर में ले लूंगा। तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू बच्चों।